Now, the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। We must protect the position of the American dollar. इस दुनिया में करीबन 65 कंट्रीज डॉलर को अपनी लोकल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा दुनिया में 195 के करीब ममालिक हैं और इनमें अगर यूरोपीय यूनियन को निकाल दिया जाए तो बाकी तमाम ममालिक अपनी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर ही में करते हैं और यूरोपीय ममालिक आपस में यूरो में करते हैं। लेकिन अगर यूरोपीय ममालिक को भी पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी पड़े तो वो भी डॉलर को ही बेस करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया में किसी भी करेंसी की वैल्यू को डॉलर ही में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि डॉलर इस वक्त एक इकोनॉमिक इंडिकेटर बन चुका है तो गलत नहीं होगा, लेकिन आखिर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बना और इतनी ताकतवर ग्लोबल करेंसी, और अगर डॉलर तो इसके अलावा कोई और क्यों नहीं? चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम इसी वीडियो में। इससे पहले कि हम ये जानें कि डॉलर कब और कैसे ग्लोबल करेंसी बना, हमको करेंसी और मनी के कॉन्सेप्ट और तारीख को समझने की ज़रूरत है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब हम किसी को कोई भी ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो वैल्यू रखती हो, उसके अगेंस्ट जो हम इन रिटर्न हासिल करते हैं उसको हम मनी बोलते हैं। मनी की रिप्रेजेंटेशन हर दौर में मुख्तलिफ रही है। जैसे कि पहले दौर में लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ के बदले में किसी को उसकी ज़रूरत की चीज़ मुहैया करते थे और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इस बार्टर सिस्टम में एक दूसरे के लिए हासिल होने वाली वो चीज़ जो इन रिटर्न मिलती थी वही मनी होती थी। ये सिस्टम इसके बाद सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गया, क्योंकि एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत थी जो हर जगह पर एक्सेप्टेबल होती और उसके अलावा उसकी एक पुख्ता वैल्यू होती जो कि देरपा भी होती। लेकिन सोने और चांदी के सिक्कों को सिक्योरिटी और मिलावट के मसाइल दरपेश थे। इसके अलावा इसके ज़्यादा वजन होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना एक मुश्किल काम था। इन्हीं वजूहात की बिना पर सोने की वैल्यू को पेपर करेंसी में बदल दिया गया। मतलब जिस मुल्क के पास जितना सोना होता वो उसी के बराबर मिकदार में पेपर करेंसी को प्रिंट कर सकता था और किसी आदमी को गोल्ड साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं थी। दूसरे अल्फाज में पेपर करेंसी की खुद कोई वैल्यू नहीं, बल्कि ये इसके पीछे पड़े हुए सोने को रिप्रेजेंट करती थी। ये पेपर करेंसी हर मुल्क के अंदर तो इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती तो उस वक्त मुश्किल दरपेश होती, क्योंकि हर मुल्क की प्रिंटेड करेंसी अपनी थी। इतने मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी को कमाना और संभालना मुमकिन नहीं था। इसी के हल के लिए 1870 में मुतारफ कराया गया गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि हर मुल्क की करेंसी एक दूसरे के लिए तो जीरो वैल्यू रखती थी, लेकिन गोल्ड एक ट्रस्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था और ट्रेड में हासिल शुदा करेंसी को किसी भी वक्त गोल्ड में बदला जा सकता था। यह सिस्टम 1971 तक रहा, जब यूएस ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड को टर्मिनेट कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में ट्रेड असल में गोल्ड के जरिए ही होती थी। करेंसी एक बस मीडियम सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये एक बहुत ही आला और सबके लिए एक्सेप्टेबल सिस्टम था। तो फिर ये सिस्टम क्यों बदला गया और फिर डॉलर से ही क्यों बदला गया? यहाँ से शुरू होता है डॉलर का ग्लोबल करेंसी बनने का सफर। 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। ग्लोबल थ्रेट्स की वजह से कई ममालिक ने अपने डिफेंस के पेश नज़र यूएसए से बहुत सारा असला खरीदा। इसी तरह से यूएस के पास दुनिया का बेशतर गोल्ड जाना शुरू हो गया। वर्ल्ड वार 1 के बाद दुनिया के ममालिक इकोनॉमिक क्राइसिस को डील कर रहे थे और अब उनके पास गोल्ड भी नहीं रहा था और ट्रेड बिल्कुल खत्म होने के बराबर थी, क्योंकि ट्रेड के लिए गोल्ड ही बाकी नहीं था। इससे पहले कि ये ममालिक अपने आप को मुआशी तौर पर संभाल पाते, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और फिर अमेरिका से इसी तरह से दोबारा असला खरीदा गया। इसलिए वर्ल्ड वार 2 को दुनिया की महंगी तरीन जंग कहा जाता है और लगभग हर मुल्क कर्जे में डूब चुका था और यूएस का गोल्ड रिजर्व उस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने डिफरेंट कंट्रीज को खूब असला बेचा, जबकि बाकी कंट्रीज के पास करेंसी प्रिंट करने के लिए गोल्ड भी मौजूद नहीं था। इस तरह 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें जंग से मुतासरा ममालिक की रिहेबिलिटेशन के लिए IBRD और IMF जैसे अदारे बनाए गए। IBRD को अब हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसी मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि क्योंकि बाकी ममालिक के पास गोल्ड मौजूद नहीं, तो वो ममालिक डॉलर में अपनी ट्रेड कर सकती हैं, क्योंकि सोना सिर्फ इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद था और अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था जो कि सोने को बैक पे रखते हुए पेपर करेंसी प्रिंट कर सकता था, और वो थी डॉलर। और इस तरह से बाकी ममालिक ट्रेड करते हुए अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ा सकते थे और उन डॉलर्स को जब चाहे सोने की बराबर मालियत में तब्दील कर सकते थे। मतलब इस तरह किसी भी कंट्री के लिए अपनी करेंसी के पीछे डॉलर होना ज़रूरी था और डॉलर के पीछे सोना होता था। कई ममालिक ने अपनी तजारती हुजम को बढ़ाते हुए डॉलर कमाए, अपने रिजर्व्स बढ़ाए
اور سونا امریکہ سے واپس خریدا۔ اس طرح سے ڈالر تقریباً ہر ملک کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ 1954 میں شروع ہوئی ویتنام وار، جو کہ لگ بھگ 1975 تک رہی، اس نے امریکہ کی اکانومی پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالے، اور 1968 تک امریکہ کے گولڈ ریزرو بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے، اور اس وقت تک امریکہ مختلف ممالک کی ڈالر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گولڈ کی کوانٹٹی سے بھی کہیں زیادہ ڈالر پرنٹ کر چکا تھا، اور 1968 تک ان کی اپنی اکانومی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اس طرح 1971 میں یو ایس کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ڈالر کی گولڈ میں کنورٹیبلٹی کو کینسل کر دیا۔ In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. I have directed Secretary Connell to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. مطلب اب ڈالر کو گولڈ سے اور گولڈ کو ڈالر میں کنورٹ کرنا دوسرے ممالک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی کو نکسن شاک بھی کہتے ہیں، کیونکہ رچرڈ نکسن کی اس کینسلیشن کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہوئی، اور اس وقت کیونکہ ساری کنٹری کے ریزرو ڈالرز میں تھے تو اب سب ممالک کی مجبوری بن گئی کہ ڈالر میں ٹریڈ کی جائے، اور اس طرح سے ڈالر ایک گلوبل کرنسی بن گئی۔ ہماری ویڈیو سے اگر آپ کے نالج کو ویلیو ملی ہو تو اس کو دوسروں کو شیئر کریں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔